अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो किसी हिंदी टीवी सीरियल की तरह देश में विधानसभा चुनावों का एक और एपिसोड शनिवार को खत्म हो गया है। दोस्तों, इन चुनावों की तुलना हिंदी सीरियल से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नई कहानियों की जगह टीआरपी बढ़ाने वाली पुरानी कहानियों को ही घिसा जाता है यहां पर। और इसी तरह चुनावों के इस एपिसोड में नए किरदारों के साथ, नए बैकग्राउंड नारों के साथ और नए सेट डेकोरेशन के साथ एक पुरानी कहानी को कामयाबी के साथ दोहराने में बीजेपी को सफलता मिल गई है। कहानी वही है जिसके अंत में यह कहा जाए कि चुनाव कोई भी लड़े, कहीं भी लड़े, कैसे भी लड़े, जीतेगा तो मोदी ही। इस कहानी में मुख्य किरदार बीजेपी या मोदी रहते हैं। उनके इर्द गिर्द और उनकी सुविधा के हिसाब से सारी पटकथा यानी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। महाराष्ट्र और झारखंड में इस बार बीजेपी ने कुछ नए नारे दिए, कुछ नए चेहरों पर दांव लगाया, कुछ नई योजनाओं की घोषणा की, लेकिन मूल कहानी यही थी कि किसी भी तरह जीत हासिल करना है ताकि सत्ता में आकर मनमानी की जा सके। तो बीजेपी की इस कहानी के सफल मंचन में चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का पूरा सहयोग मिला है, पूरा हेल्प मिला है। विपक्ष कई गड़बड़ियों की तरह लंबे अरसे से शिकायत कर रहा था, जैसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, ईवीएम को लेकर संशय है, धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, वोट खरीदने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन शिकायतों पर चुनाव आयोग ने ध्यान नहीं दिया और दिखाने के लिए छोटी मोटी कार्रवाई की। नतीजा बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा बीजेपी चाहती थी। आपने देखा कि महाराष्ट्र में उसे बड़ी जीत हासिल हुई है और झारखंड में अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उसने जनादेश से खिलवाड़ नहीं किया और फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार बनने का रास्ता तैयार हो गया। जो खेल महाराष्ट्र में बीजेपी ने खेला है वही अगर झारखंड में खेलती तो फिर विपक्ष के दावे सच हो जाते कि बीजेपी जोड़ तोड़ करके चुनाव जीतती है। इसीलिए झारखंड में निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता का मुगालता बने रहने दिया। लेकिन महाराष्ट्र में यह जोखिम बीजेपी नहीं उठा सकती थी क्योंकि यहां के धारावी प्रोजेक्ट में अदानी के हित जुड़े थे। इसके अलावा देश की आर्थिक राजधानी पर कब्जा बनाकर रखना जरूरी था। साथ ही इंडिया गठबंधन को कमजोर करना था, शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भी कमजोर करना था। ये सारे काम तभी संभव थे जब महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति यानी एनडीए जिसको कह सकते हैं, एनडीए को जीत मिले। इसीलिए न केवल एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टियों को सफलता मिली बल्कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट भी 90% के लगभग रहा। यानी जितनी सीटों पर उसने चुनाव लड़ा उसमें केवल 10% सीटें या थोड़ा सा उससे ज्यादा कह लें वो हारी है और बाकी पर भारी जीत दर्ज की है, बम्पर जीत दर्ज की है बीजेपी। यह चमत्कार आखिर हुआ कैसे, इसका खुलासा चुनाव आयोग ही कर सकता है, हम और आप नहीं कर सकते। एक अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि महाराष्ट्र के नतीजों से न केवल इंडिया गठबंधन के नेता बल्कि महायुति के नेता भी हैरान हैं कि ऐसा कैसे संभव हुआ। कहा जा रहा है कि हरियाणा जैसे अप्रत्याशित नतीजे महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि हरियाणा में ईवीएम और वोटिंग प्रतिशत बढ़ने को लेकर जो शिकायतें विपक्ष ने और स्वतंत्र चुनाव की पक्षधर एजेंसियों ने दर्ज की हैं, उनका ही संतोषजनक जवाब अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया गया है। और अब इनमें महाराष्ट्र के नतीजे से जो सवाल उठ रहे हैं वो भी जुड़ जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि चुनाव आयोग भी मोदी जी की तरह जरूरी सवालों पर चुप्पी साध लेगा या मन की बात करेगा। जो भी हो, अभी तो यही दिख रहा है कि जिस तरह मोदी है तो मुमकिन है का नारा बीजेपी लगाती थी, अब उस नारे को थोड़ा चेंज करके यह कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग है तो सब कुछ मुमकिन है, यानी चुनाव आयोग है तो मुमकिन है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या देश में स्वतंत्र चुनावों का रास्ता बंद करती जा रही है बीजेपी, और यह भी समझेंगे कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणामों से कैसे बदलेगी देश की तस्वीर। लेकिन और भी सबसे बड़ी बात कि आखिर इन सब के बाद भी मोदी को डर किस बात का है। चलिए आगे बढ़ें, उससे पहले जरा इसको देख लीजिए।
महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के नतीजों में बीजेपी बनाम इंडिया गठबंधन का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर छूटा। हालांकि बीजेपी के पास भी कहने को एनडीए है, यानी कहना चाहिए कि मुकाबला एनडीए और इंडिया के बीच हुआ, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी हैसियत बीजेपी के सामने कितनी है। महाराष्ट्र को ही देख लें, जहां एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और इस बार कहने के लिए उन्हीं के नेतृत्व में महायुति की जीत भी हुई है। लेकिन अभी शिंदे खुद नहीं जानते होंगे कि वो फिर से सीएम बनेंगे या नहीं, या बनते हैं तो इस बार उन्हें कौन सी शर्तों पर काम करना पड़ेगा। यही हाल अजित पवार का है, जो एनडीए में शामिल होने के बाद से कई बार अपमानित हुए, मगर फिर भी वो बीजेपी के साथ ही बने रहे। अभी उन्होंने अपनी विधायकी फिर से हासिल की और अपने ही भतीजे युगेंद्र पवार को हरा दिया। मतलब शरद पवार पर अजित पवार भारी पड़े, ये नजर आ रहा है। लेकिन जो कुछ सामने दिख रहा है, क्या वही पूरा सच है? ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में असली शिवसेना कौन या असली एनसीपी कौन, इस सवाल का जवाब इन चुनावों के जरिए जनता के सामने रखने की कोशिश की है, और कह सकते हैं कि इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुई है। क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना भारी पड़ी और शरद पवार खेमे को अजित पवार खेमे से मात मिली है। बीजेपी की अपनी सीटें तो बढ़ी ही हैं, अपने सहयोगियों को भी मजबूत करने का काम उसने किया, ताकि महाराष्ट्र में छल कपट से जो सत्ता हासिल उसने की थी और जिसे गलत बताकर सुप्रीम कोर्ट ने चलने दिया, उस पर अब चुनावी नतीजों की मुहर लग जाए। तो एकनाथ शिंदे अब सीना ठोक कर खुद को असली शिवसेना वाला बताएंगे, बाला साहब की विरासत के असली वारिस कहलाएंगे, और उधर अजित पवार भी घर तोड़ने के इल्जाम से खुद को मुक्त कर लेंगे। उनकी इस उपलब्धि पर असल में बीजेपी के एहसास की परत भी चढ़ी रहेगी, जिसे देखना या न देखना एकनाथ शिंदे और अजित पवार की मर्जी है। खैर, जिस तरह हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों के नतीजे रहे, वही नतीजे इन विधानसभा चुनावों में भी नजर आए। लेकिन इस बार बीजेपी की चालाकियों के कई और एग्जाम्पल भी नजर आए हैं, जिनके बूते वो चुनाव जीतकर अपनी मनचाही सत्ता हासिल करती है। आप जानते हैं कि झारखंड के चुनाव समय से पहले करवाए गए और महाराष्ट्र चुनाव हरियाणा के साथ कराए जाने थे, लेकिन उसे टाला गया। मामूली लगने वाले इन फैसलों के पीछे असल में बीजेपी को सत्ता में लाने की चालाकी थी। इसी तरह बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं के नारे लगाकर समाज को बांटना और जाति जनगणना की मांग को ध्रुवीकरण की राजनीति बताने की चालाकी बीजेपी ने की। झारखंड में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को सबसे अहम बनाकर बीजेपी ने खेल करने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली। हालांकि अब क्या उसकी यह कोशिश रुकेगी, यह देखना होगा। झारखंड की सत्ता में लौटने की कोशिश बीजेपी काफी समय से कर रही है। आप जानते हैं कि इन लोकसभा चुनावों के पहले बिहार में बीजेपी ने खेल किया था और नीतीश कुमार को अपने पाले में लेकर आरजेडी और कांग्रेस को विपक्ष में बैठने पर मजबूर किया। इसके फौरन बाद जमीन घोटाले के आरोप में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सत्ता तब भी नहीं गिरी, क्योंकि चंपाई सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया था। फिर हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई, वो फिर से सीएम बन गए, तो बीजेपी ने चंपाई सोरेन को अपने साथ मिला लिया। यानी झारखंड में खेल करने के लिए सारे दांव बीजेपी ने चले, और जब कामयाब नहीं हुई तो चुनाव के वक्त अपना ट्रंप कार्ड यानी हिंदू मुसलमान के मुद्दे को निकाल लिया। लेकिन जिस तरह पिछले विधानसभा चुनाव में मोदी के कपड़ों से पहचानने वाले बयान के बावजूद बीजेपी को नाकामी मिली थी, उसी तरह इस बार हिंदुत्व की ब्रिगेड उतारने के बाद भी बीजेपी पिछड़ गई। असम से हिमंता बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान ने आकर घुसपैठियों के मुद्दे को गरमाए रखा। बीच बीच में आकर मोदी और अमित शाह भी इस मुद्दे को हवा देते रहे। लेकिन यहाँ इंडिया गठबंधन के उठाए मुद्दों और कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता ने बीजेपी के खेल को चलने नहीं दिया। तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा था। पहले उन्होंने इंडिया गठबंधन की सभाओं में शिरकत की, इंडिया गठबंधन की रैलियों में भाषण दिए, फिर गांडेय से उपचुनाव लड़कर सक्रिय राजनीति की शुरुआत की, और चंद महीनों में वो इंडिया गठबंधन की स्टार कैंपेनर होने के साथ साथ झारखंड की राजनीति का अहम किरदार बन गईं। इस बार फिर उन्होंने गांडेय से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन अपनी सीट के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत सुनिश्चित करने में कल्पना सोरेन का बड़ा योगदान रहा। बीजेपी ने जाने अनजाने अपने लिए एक मजबूत विपक्षी नेता को तैयार तो कर दिया है, और इसी तरह हेमंत सोरेन ने भी जिस तरह बीजेपी के सारे हथकंडों को ध्वस्त करके जेल से लौटने के बाद अपनी सत्ता को बचाया है, उससे झारखंड में अब बीजेपी के लिए काफी चुनौतियां बढ़ गई हैं। हालांकि संविधान को लेकर मोदी की गलत बयानी अब भी चल ही रही है।
झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन ने महंगाई, बेरोजगारी और धार्मिक ध्रुवीकरण के खिलाफ बनाई गई रणनीति के तहत चुनाव लड़ा। आरक्षण की सीमा बढ़ाने, संविधान की रक्षा करने और जाति जनगणना कराने के वादों पर इंडिया के नेता बात करते रहे। झारखंड में इन मुद्दों पर इंडिया को कामयाबी मिली, लेकिन महाराष्ट्र में ये बातें एक हैं तो सेफ हैं के खेल में गुम हो गई। दरअसल इसके पीछे आरएसएस की बनाई रणनीति ने काम किया। महायुति के अलावा आरएसएस ने अपनी रणनीति बनाकर बीजेपी के लिए काम किया। वोट जिहाद के नाम पर हिंदुओं को जोड़ा। आरएसएस के नेटवर्क ने कुटुंब शाखाओं के जरिए हिंदुओं को एकजुट किया। सवर्णों के साथ साथ ओबीसी में तेली, माली, सुतार और बंजारा जैसे समुदायों के नेताओं को अपने साथ किया ताकि लोकसभा चुनावों की तरह इस बार वोट न बटे। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, भारतीय मजदूर संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, स्वदेशी जागरण मंच और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संघ के करीब 30-35 संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को जिताने के लिए काम किया और इसका नतीजा महायुति की जीत के तौर पर मिला। तो चुनाव आयोग और आरएसएस के साथ से बीजेपी ने महाराष्ट्र में जीतने का चमत्कार कर दिखाया। अब मोदी फिर से जनता को यह बताने में जुट गए हैं कि कांग्रेस परजीवी है और वो अपने साथियों को खत्म कर देती है। साथ ही संविधान पर बीजेपी से कोई खतरा नहीं है, यह बात भी नरेंद्र मोदी फिर से कहने लग गए हैं। शनिवार शाम को मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में अपने संबोधन में कहा कि इंडी वाले देश के बदले मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। ये लोग आज भी भारत के सामान्य वोटर के विवेक को कम करके आंकते हैं। कांग्रेस के पाखंड को जनता ने खारिज कर दिया है। पूरे देश में अब एक ही संविधान चलेगा। वो संविधान है बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान, भारत का संविधान। जो भी सामने या पर्दे के पीछे देश में दो संविधान की बात करेगा, उसको देश पूरी तरह से नकार देगा। यानी अब कहा जा सकता है कि मोदी महाराष्ट्र की जीत पर तो दहाड़ेंगे ही, क्योंकि अब दिल्ली में उन्हें अपनी सत्ता सुरक्षित दिख रही है। हालांकि गौतम अडानी पर अमेरिकी अदालत में हुई कार्रवाई से थोड़ा डर तो उन्हें लग ही रहा होगा। अब कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें इन चुनावी नतीजों के साथ साथ अडानी का मुद्दा भी विपक्ष उठाएगा ही। वैसे संसद में अब प्रियंका गांधी भी पहुंच रही हैं। वायनाड में उन्होंने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। अब राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी संसद में बीजेपी और मोदी को घेरने के लिए मौजूद रहेंगी। यानी जीत पर जीत हासिल करने के बाद भी कांग्रेस और गांधी परिवार के डर से नरेंद्र मोदी फिलहाल आजाद नहीं हो पाएंगे। खैर, महान शायर निदा फाजली ने ठीक ही फरमाया है कि मैदान की हार जीत तो किस्मत की बात है। मैदान की हार जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।